Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1 के लिए जितना पार्ट हमने डिसाइड किया है उतना पार्ट आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1 के लिए आज प्रेपोजिशंस का वह पूर्व निर्धारित पार्ट, प्री डिसाइडेड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस। तो व्हाट इज प्रेपोजिशन? A preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show place, time, cause, purpose or means। अर्थात प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के आगे लिखा जाता है और ऐसा करके प्लेस किसी स्थान, टाइम या कारण या उद्देश्य या फिर किसी साधन की ओर इशारा किया जाता है। अर्थात प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगा करके किसी स्थान, समय या कारण या उद्देश्य अथवा साधन को दर्शाया, दिखाया या बताया जाता है या की ओर इशारा किया जाता है। पोजीशन। अब प्रेपोजिशन की पोजीशन क्या होती है इस विषय पर हम बात करेंगे। प्रेपोजिशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स, इन, ऑन, अपॉन, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे तो देखेंगे, इसलिए प्रेपोजिशंस के एग्जांपल्स की बात न करके हम सीधे पोजीशन पर आते हैं। अर्थात प्रेपोजिशन लिखा कहाँ जाता है, सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन कहाँ लिखा जाता है, तो इसकी हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले प्रेपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन। अर्थात प्रेपोजिशन किसी नाउन और प्रोनाउन से, जैसे कि यहाँ अभी बताया गया ऊपर डेफिनेशन में, तो उसी तरह से किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन लिखा जाता है। इसमें प्री मीन्स बिफोर, यानी कि प्रेपोजिशन जो वर्ड है वो प्री प्लस पोजीशन से मिलकर के ही बना है, तो इसलिए प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी से पहले या के पहले। सो प्रेपोजिशंस आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। इसलिए प्रेपोजिशंस वे शब्द ही हैं जो यूजुअली नाउन या फिर किसी प्रोनाउन से पहले लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एट होम, तो होम क्या है, नाउन है यहाँ पर और इससे पहले हमने एट प्रेपोजिशन लगा दिया। इसी तरह से अबाउट हिम, यहाँ पर हिम क्या है, प्रोनाउन है और इससे पहले हमने प्रेपोजिशन लगा दिया अबाउट हिम कह दिया। ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है एंड द टेबल यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो इस तरह से नाउन से पहले हमने प्रेपोजिशन यहाँ लगा दिया। तो यह क्लियर हो गया कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन लिखा जाता है। देन सेकंड पॉइंट इज नाउन और प्रोनाउन प्लस प्रेपोजिशन। तो नाउन और प्रोनाउन प्लस मतलब ऐसा भी, अभी तो नाउन और प्रोनाउन से पहले हमने पढ़ा प्रेपोजिशन, लेकिन कुछ कंडीशंस में नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद भी प्रेपोजिशन कहीं कहीं हम लिख पाते हैं, उसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे कौन से? वैसे यूजुअली तो प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही लिखा जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं जिनमें नाउन और प्रोनाउन के बाद भी प्रेपोजिशन लिखा जाता है, जिसलिए यहाँ लिखा है नाउन और प्रोनाउन प्लस प्रेपोजिशन। तो ए प्रेपोजिशन कैन ऑल्सो अकर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एज इन द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस। तो कुछ कंडीशंस ऐसे भी होती है जैसे कि फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कंडीशंस में प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में भी लिखा जा सकता है, अर्थात वाक्य के अंत में भी लिखा जा सकता है। वाक्य के जब अंत में लिखा जाता है तो वहां पर नाउन और प्रोनाउन प्लस प्रेपोजिशन, यही भूमिका या यही कंस्ट्रक्शन यहां पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन यानी क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उनके बाद में हम प्रेपोजिशन को लिख सकते हैं। जैसे अ प्रेपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ क्वेश्चन वर्ड इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इट्स पोजीशन। यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन जो किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी क्वेश्चन वर्ड से पहले लिखा होता है वो अपनी पोजीशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इट इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन पर्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश। ये अधिकांशतः उस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा जाता है और यूजुअली, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से स्पोकन इंग्लिश में, यानी कि बोलचाल वाली जो अंग्रेजी है,
इसमें तो अधिकांशतः अगर कोई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी क्वेश्चन वर्ड से पहले कोई प्रेपोजिशन आया है तो उस प्रेपोजिशन को, हालांकि वहां भी उचित होता है लेकिन वहां न लिख करके यूजुअली स्पोकन इंग्लिश में उसको लास्ट में लिख दिया जाता है। दी स्ट्रक्चर ऑफ सच क्वेश्चन इज, इस तरह के क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वह इस प्रकार होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद फिर कोई वर्ब आती है, उसके बाद फिर कोई सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में प्रेपोजिशन लिख दिया जाता है। जैसे व्हाट इज दिस बॉक्स फॉर, तो यहाँ जो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक पहले क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट क्या है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज क्या है वर्ब, और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट दिस बॉक्स हो गया, व्हाट इज दिस बॉक्स, और उसके बाद में फिर प्रेपोजिशन। तो व्हाट इज दिस बॉक्स फॉर, व्हाट इज दिस लैपटॉप फॉर, व्हाट इज दिस मोबाइल फॉर, व्हाट इज दिस मनी फॉर, व्हाट इज दिस पेन फॉर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम ऐसे बना सकते हैं। नॉट फॉर व्हाट इज दिस बॉक्स, हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं फॉर व्हाट इज दिस बॉक्स, बल्कि इसको हम व्हाट इज दिस बॉक्स फॉर इस तरह से ही लिखते या बोलते हैं यूजुअली। सिमिलरली विच रूम डिड यू स्लीप इन, और इसी तरह से हम विच रूम डिड यू स्लीप इन कहते हैं, ना कि इन विच रूम डिड यू स्लीप, ऐसे नहीं कहते हैं। इसी तरह से होम आर यू लुकिंग एट कहते हैं, ना कि एट होम आर यू लुकिंग, यानी ये जो है यहाँ पर एट वॉट नहीं कहते या फॉर वॉट नहीं कहते, उसी तरह से यहाँ पर यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन, इस सीक्वेंस में ही या क्रम में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो एट होम आर यू लुकिंग नहीं कहते, होम आर यू लुकिंग एट कहते हैं। इसी तरह से वेयर डज ही कम फ्रॉम नहीं कहते, वेयर डज ही कम फ्रॉम कहते हैं, ना कि फ्रॉम वेयर डज ही कम, इस तरह से नहीं कहते। यानी कि क्वेश्चन वर्ड से पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के सामने या के पहले न लगा करके उस सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। तो वेयर डज ही कम फ्रॉम यहां पर जिस तरह से लगा हुआ है इसी तरह से लगाते हैं। इसके बाद है रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, जो किसी के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करती है किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं। अ प्रेपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन चेंजेस इट्स पोजीशन। तो अ प्रेपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो प्रेपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है या लिखा हुआ होता है पहले से, चेंजेस इट्स पोजीशन, वह अपनी पोजीशन को चेंज करता है। एंड इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रिलेटिव क्लॉज, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज, और इसको रिलेटिव क्लॉज के अंत में यानी कि सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। इस रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी हम कहते हैं। इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह रिलेटिव क्लॉज के रूप में यह किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही होती है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे द हाउस इन विच आई लिव, तो ये जो इन विच आई लिव है ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको रिलेटिव क्लॉज तो है ही ये, उसके साथ ही यह इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज में विच से पहले यहां पर प्रेपोजिशन आ रहा है। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो अ प्रेपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन चेंजेस इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज कहाँ है, विच आई लिव यहां पर है रिलेटिव क्लॉज, मतलब रिलेटिव क्लॉज का एंड यहां पर है। तो ये यहां पर यानी लिव के बाद इसको लिखा जाना चाहिए, इनको यानी कि प्रेपोजिशन को लिव के बाद लिखा जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमने लिख दिया द हाउस आई लिव इन इज स्मॉल। यहां हालांकि विच है, विच को हम यहाँ हिडन भी हो सकता है, कंसील भी हो जाता है और लिख भी सकते हैं। तो द हाउस इन विच आई लिव इज स्मॉल की जगह द हाउस आई लिव इन इज स्मॉल, यहां पर यह हमने इस तरह से लिख दिया, यानी कि जो प्रेपोजिशन है वो हमने रिलेटिव क्लॉज के लास्ट में लिख दिया। इसी तरह से द पीपल टू whom आई एम टॉकिंग आर टोटल स्ट्रेंजर्स। तो यहां पर भी देखिए क्या होगा,
यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा हुआ है टू, तो ये यहाँ न लिख करके कहाँ पर होना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, रिलेटिव क्लॉज के लास्ट में। तो रिलेटिव क्लॉज का एंड कहाँ पर हो रहा है, टॉकिंग पर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यह प्रेपोजिशन जो टू है वह यहाँ पर आना चाहिए और होना चाहिए द पीपल whom I am talking to, द पीपल whom I am talking to आर टोटल स्ट्रेंजर्स। इस तरह से यहाँ पर देखिए द पीपल आई एम टॉकिंग टू आर टोटल स्ट्रेंजर्स, इस तरह से। तो रिलेटिव क्लॉज में जो प्रेपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है उसको हम रिलेटिव क्लॉज के लास्ट में लिख देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्रेपोजिशन लिखा होता है उसको हम रिलेटिव क्लॉज के लास्ट में, यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज के लास्ट में लिख देते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर देख लीजिए रिलेटिव क्लॉज क्या है। रिलेटिव क्लॉज वह है जिसमें कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आकर के उसके पहले किसी नाउन से रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, बताता है, उसी को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जब पूरा का पूरा सेंटेंस इसका काम रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है तब हम उसको पूरे को ही relative clause कहते हैं। Note in such relative clauses the relative pronoun whom or which is usually left out। तो इनमें whom और which जैसे जो words हैं relative pronoun इनको usually छोड़ दिया जाता है, तो वही यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, आपने देखा। Then now next point is, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट इज सी पॉइंट। देखिए यहाँ हमने कहा कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है प्रेपोजिशन को, फिर हमने कहा कि नाउन और प्रोनाउन के बाद में भी लिखा जाता है, तो किन किन कंडीशंस में लिखा जाता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने अभी पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो वहां भी इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले आया हुआ जो प्रेपोजिशन होता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं। इसी तरह से रिलेटिव क्लॉजेस में जो प्रेपोजिशन और रिलेटिव प्रोनाउन आया होता पहले आया होता है उसको भी हम रिलेटिव क्लॉज के बाद में लिख देते हैं, हमने पढ़ा। इसके बाद सी पॉइंट पर अब हम आते हैं, जो एक्सक्लेमेशंस होते हैं, यानी एक्सक्लेमेशंस मतलब एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें भी इन एक्सक्लेमेशंस टू ए प्रेपोजिशन इज मूव्ड टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनमें भी प्रेपोजिशन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में लिखा जाता है, कहीं बीच में नहीं लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट अ वर्ल्ड वी लिव इन, तो यहाँ पर व्हाट अ वर्ल्ड वी लिव इन कहा जाएगा, ना कि व्हाट इन व्हाट वर्ल्ड वी लिव, मतलब ऐसे नहीं, इन व्हाट नहीं कहा जाएगा बल्कि व्हाट वर्ल्ड वी लिव इन। हालांकि इन आया तो व्हाट के लिए है, हम किस तरह के संसार में रहते हैं, तो इन व्हाट अ वर्ल्ड वी लिव, लेकिन यहाँ इसको ऐसे न कह के व्हाट अ वर्ल्ड वी लिव इन, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ आता है तो हम, हालांकि इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर नहीं होते हैं, ये तो इसको एक्सक्लेम करने वाले ही वर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन इनके साथ अगर कोई प्रेपोजिशन आता है तो वह लास्ट में लिखा जाता है, उनके साथ नहीं लिखा जाता है। सो व्हाट अ वर्ल्ड वी लिव इन इस तरह से कहा जाता है। इसी तरह से व्हाट अ फेलो टू ट्रेवल विद, व्हाट अ फेलो टू ट्रेवल विद, इस तरह से प्रेपोजिशन यहाँ कि मतलब किस प्रकार का आदमी है जिसके साथ हम यात्रा कर रहे हैं तो या करते हैं, तो व्हाट अ फेलो टू ट्रेवल विद इस तरह से आता है, ना कि विद व्हाट ऐसे नहीं आता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन को हम लास्ट में लिख देते हैं, रिलेटिव क्लॉज में भी हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं। और उसके बाद अब आता है डी पॉइंट, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में भी हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में भी इन द पैसिव कंस्ट्रक्शन द प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में भी, यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में भी प्रेपोजिशन को हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लिख देते हैं, यानी सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं, सेंटेंस के अंत में लिख देते हैं। द केस इज बीइंग लुक्ड इनटू,
तो द केस इज बीइंग लुक्ड इनटू, तो यहाँ लुक्ड के बाद इनटू प्रेपोजिशन कहाँ आया, लास्ट में आया। हालांकि ये वर्ब के साथ ही आना था, हालांकि ये वर्ब के साथ ही होता है तो इसलिए हम वर्ब के साथ ही इसको लिखते हैं। हालांकि इसका इनटू का जो ऑब्जेक्ट है वो केस है और केस यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम केस के साथ ही इनटू को हम लिख दें। केस यानी इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन प्रेपोजिशन अपनी जगह ही रहता है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में भी हम इस तरह के सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में ही लिखते हैं। सच अ सिचुएशन कांट इवन बी थॉट ऑफ, ये जो इसमें प्रेपोजिशन आते हैं पैसिव वॉइस में, इन्हीं वर्ब्स के साथ ही आने होते हैं, इसलिए इनको हम वर्ब के बाद ही लिखते हैं। Who was this symphony composed by, तो यहां पर ये जो by है ये who के साथ आना चाहिए, लेकिन who के साथ ना आकर के हम इसको composed के साथ ही लिखते हैं, और इस तरह से प्रेपोजिशन को पैसिव वॉइस में हम लास्ट में लिखते हैं। सो who was this symphony composed by ऐसे लिखते हैं, by whom या by who ऐसे हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्ट यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस का और करेक्ट यूसेज क्या होता है। अभी तो हम पोजीशन की बात कर रहे थे, तो पोजीशन में हमने जाना कि प्रेपोजिशन हम हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले लिखते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं, रिलेटिव क्लॉज में हम सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं प्रेपोजिशन को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं, और पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस को प्रेपोजिशन को हम सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है करेक्ट यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस के करेक्ट यूसेज क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेपोजिशन को हमें यूज करना होता है, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रेपोजिशन प्लस जेरंड, यानी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड आता है, प्रेफर किया जाता है। प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स अ जेरंड नॉट एन इन्फिनेटिव। यहां लिखा हुआ है कि इन्फिनेटिव नहीं आता है, लेकिन एक केस में प्रेपोजिशन के बाद, यानी एक प्रेपोजिशन ऐसा है अबाउट, तो अबाउट के बाद में टू यानी इन्फिनेटिव ही अधिकांशतर आता है। अबाउट को छोड़ दे तो सभी, यहां पर ये ध्यान रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद, सभी प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा जेरंड आता है। अगर वर्ब आनी है तो वह जेरंड फॉर्म में आती है, और जेरंड का मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आनंद इंसिस्टेड ऑन, तो यहां ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ऑन टू लीव न कह करके ऑन लीविंग एट वंस कहा जाएगा। आनंद इंसिस्टेड ऑन लीविंग एट वंस। इसी तरह से शी वॉज ग्रांटेड लीव फॉर, चूंकि यहाँ फॉर प्रेपोजिशन आ गया तो अब इसके साथ फॉर टू विजिट या फॉर विजिट न कह करके फॉर विजिटिंग कहा जाएगा, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो वह यूजुअली जेरंड फॉर्म में आएगी। तो शी वॉज ग्रांटेड लीव फॉर विजिटिंग हर अंकल, इस तरह से कहा जाएगा, फॉर विजिटिंग हर अंकल। देयर इज नो हार्म इन, यहां इन आ गया तो इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वह जेरंड फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। सो देयर इज नो हार्म इन रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। देयर इज नो हार्म इन के बाद यहां प्रेपोजिशन यानी आईएनजी फॉर्म में ही कोई वर्ब आएगी, इन रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। यहां ये क्यों आती है प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म में ही क्यों आती है, क्योंकि वर्ब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो वर्ब प्रोनाउन तो बनती नहीं है, तो वर्ब नाउन बन जाती है, और इसको नाउन तभी बनाया जा सकता है या तो ये इन्फिनेटिव बने या फिर ये जेरंड बने। और प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव आता नहीं है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन ही आता है, तो वर्ब को नाउन फॉर्म में लाने के लिए उसको जेरंड फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ हमेशा जेरंड फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। प्रेपोजिशन होगा और उसके साथ वर्ब आएगी तो फिर उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ही आएगी, यह ध्यान रखेंगे। नोट, बट और एक्सेप्ट यूज्ड एज प्रेपोजिशन, यानी बट और एक्सेप्ट का प्रयोग जब प्रेपोजिशन के रूप में किया जाता है, टेक्स एन इन्फिनेटिव नॉट अ जेरंड, तब ये इन्फिनेटिव लेते हैं, इनके साथ जेरंड नहीं आता है। यानी कि बट और एक्सेप्ट ये दो प्रेपोजिशंस की तरह भी, बट कंजंक्शन भी होता है, लेकिन ये कंजंक्शन के अलावा ये प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं,
और जब ये प्रेपोजिशन की तरह यूज होते हैं तब इनके बाद इन्फिनेटिव आता है, ना कि जेरंड आता है। ये एक विशेष नोट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही डज नथिंग बट वॉच टीवी, तो ये जो वॉच है ये बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट और एक्सेप्ट वॉच टीवी ऑल द टाइम। तो यहाँ ये जो वॉच है, पहले तो बट और एक्सेप्ट के बाद ये इन्फिनेटिव आया है और इन्फिनेटिव विदाउट टू आया है। बेयर इन्फिनेटिव आया है, इन्फिनेटिव विद टू नहीं आया है, ये ध्यान रखेंगे। तो ही डज नथिंग बट और एक्सेप्ट वॉच टीवी ऑल द टाइम, इस तरह से। यानी बट और एक्सेप्ट जब ये प्रेपोजिशन की तरह यूज होते हैं तो इनके बाद इन्फिनेटिव आता है, जेरंड नहीं। ये इस एग्जांपल से प्रूव हुआ। इसके बाद इलिप्सिस ऑफ प्रेपोजिशन। तो इलिप्सिस ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? इलिप्सिस मीन्स अमिशन। तो इलिप्सिस का मतलब क्या होता है? अमिशन। अमिशन का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो when two or more words require the same preposition, जब दो या दो से ज्यादा शब्द सेम प्रेपोजिशन को, यानी उसी प्रेपोजिशन को जो पहले के साथ यूज किया गया है, पहले शब्द के साथ जो प्रेपोजिशन यूज किया गया है, जब उसी शब्द को दूसरा भी प्रेपोजिशन लेना चाहता है या साथ आता है, ओनली वन प्रेपोजिशन इज रिटेन्ड एंड द रेस्ट आर ओमिटेड। यानी एक ही प्रेपोजिशन कई शब्दों के साथ आ रहा है तो ऐसी स्थिति में केवल एक प्रेपोजिशन को तो लिखा जाता है और बाकी सब मिटा दिए जाते हैं, यानी बाकी सब हटा दिए जाते हैं। तो यानी अगर एक ही प्रेपोजिशन एक से ज्यादा शब्दों की आवश्यकता है तो फिर एक ही प्रेपोजिशन लिखा जाता है और बाकी सब हटा दिए या मिटा दिए जाते हैं या डिलीट कर दिए जाते हैं। इसी को हम इलिप्सिस ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज डिजायरस ऑफ एंड कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। तो यहां पर यह देखेंगे कि डिजायरस के बाद भी ऑफ आ रहा है एंड कॉन्फिडेंट के बाद भी ऑफ आ रहा है। तो यानी एक ही प्रेपोजिशन दो शब्दों की आवश्यकता बन रहा है। तो हमने यहां एक को हमने डिजायरस ऑफ के बाद है जो ऑफ, इसको हमने डिलीट कर दिया या हटा दिया और कॉन्फिडेंट के बाद वाला हमने लिखा रहने दिया। तो इस तरह से एक को हमने खत्म कर दिया। और शी इज डिजायरस एंड कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, इस तरह से हमने यहाँ एक प्रेपोजिशन लिख दिया, बाकी को हमने हटा दिया। तो इसी को हम कहते हैं इलिप्सिस ऑफ प्रेपोजिशन। ही हैज अ टेस्ट फॉर एंड अ पैशन फॉर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर टेस्ट के साथ भी फॉर आ रहा है एंड पैशन के साथ भी फॉर आ रहा है। तो इसलिए ये एक ही प्रेपोजिशन दो के साथ आ रहा है। तो हम यहाँ भी क्या करना चाहिए? एक प्रेपोजिशन को हमें खत्म कर देना चाहिए और दूसरे को हमें लिखा रहना देना चाहिए। तो ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा? ही हैज अ टेस्ट एंड पैशन फॉर स्पोर्ट्स। तो एक प्रेपोजिशन को हमने हटा दिया और एक प्रेपोजिशन को हमने यहाँ पर लिखा रहने दिया। बट व्हेन डिफरेंट वर्ड्स सिलेक्ट डिफरेंट प्रेपोजिशंस, लेकिन अगर डिफरेंट वर्ड्स सिलेक्ट डिफरेंट प्रेपोजिशंस, यानी कि अगर अलग अलग शब्दों को अलग अलग प्रेपोजिशंस की आवश्यकता होती है। अभी तो अलग अलग वर्ड्स एक ही प्रेपोजिशन ले रहे थे, तब हम प्रेपोजिशंस को हटा रहे थे, ओमिट कर रहे थे। लेकिन बट व्हेन डिफरेंट वर्ड्स सिलेक्ट डिफरेंट प्रेपोजिशंस, लेकिन जब अलग अलग शब्दों को अलग अलग प्रेपोजिशंस की आवश्यकता होती है, यानी वो सिलेक्ट करते हैं, नो इलिप्सिस इज पॉसिबल, तब कोई भी इलिप्सिस पॉसिबल नहीं होता है। यानी तब हम इलिप्सिस का कोई भी काम नहीं करते हैं, यानी हम प्रेपोजिशंस को वहां से हटाते नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ought टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ एंड डैमेज टू नेशनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए थेफ्ट के बाद ऑफ आया है एंड डैमेज के बाद टू आया है। तो ये अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रेपोजिशंस की आवश्यकता है। इस स्थिति में हम इलिप्सिस को महत्व नहीं देते हैं और दोनों ही प्रेपोजिशंस लिखते हैं। या इस तरह से इससे ज्यादा भी शब्द आए हैं और उनको भी अगर किसी अलग प्रेपोजिशन की आवश्यकता है तो वह अलग प्रेपोजिशन हम लिखा रहने देते हैं। बी, शी हैज इंटरेस्ट इन एंड कैपेसिटी फॉर साइंस। तो यहां भी देखिए इंटरेस्ट
इनका सब्जेक्ट तो एक ही है, इनका प्रेपोजिशंस का तो, लेकिन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को इन चाहिए और कैपेसिटी को फॉर चाहिए, तो दोनों को अलग अलग प्रेपोजिशंस यहाँ पर लिखे गए हैं और कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ से डिलीट नहीं किया गया या हटाया नहीं गया है। इसी तरह से नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर एन एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी से पहले भी, एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी से पहले भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी के विषय में कोई भी बात जानना है तो एडवर्ब वाले चैप्टर में जाकर के एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना जा सकता है। शी गोज फॉर अ स्विम एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे ये जो मॉर्निंग है क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इस एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले अगर कोई शब्द आया है, कोई एडवर्ब आया है तो या एडजेक्टिव आया है तो हम इसके आगे कोई भी हम मतलब कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखते हैं। तो नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर एन एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह से तो यहाँ हमने एवरी से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया, इन एवरी ऐसे नहीं हम कहते हैं। इसी तरह से शी इज गोइंग फॉर अ राइड दिस मॉर्निंग, तो यहाँ भी शी इज गोइंग फॉर अ राइड दिस मॉर्निंग आया है, यानी ऑन दिस मॉर्निंग इस तरह से कोई शब्द नहीं आया है, तो यहाँ भी हम प्रेपोजिशंस नहीं लिखते हैं और छोड़ देते हैं। Now, when next or last is placed after the name of a day or month, the preposition is not omitted. यानी कि यदि नेक्स्ट और लास्ट किसी डे के नेम के या मंथ के नेम के बाद में लिखा जाता है तो ऐसी कंडीशन में प्रेपोजिशन को अमिट नहीं किया जाता है, यानी प्रेपोजिशंस को छोड़ा नहीं जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग हिम ऑन मंडे नेक्स्ट। देखिए इससे पिछले नोट में हम ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये मंडे वैसे तो नाउन है लेकिन नेक्स्ट मंडे होकर के ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन रहा है, तो जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है यानी नेक्स्ट मंडे से पहले आ रहा है, तब इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन इसमें नहीं लगाएंगे। लेकिन जब नेक्स्ट को मंडे के बाद लिखने लगेंगे तब हम इसमें प्रेपोजिशन लगाने लगेंगे। सो आई एम मीटिंग हिम ऑन मंडे नेक्स्ट कहेंगे, नॉट मीटिंग हिम मंडे नेक्स्ट इस तरह से नहीं कहेंगे। इसी तरह से आई सॉ हर इन फेब्रुअरी लास्ट ईयर, तो यहां भी हमने लास्ट ईयर कह दिया तो इसलिए यहां इन फेब्रुअरी आ जाएगा या आएगा। इस तरह से नॉट सॉ हर फेब्रुअरी लास्ट ईयर इस तरह से नहीं आएगा, यानी इसमें से प्रेपोजिशन को हम नहीं हटाएंगे। A number of adverbs denoting time or place take a preposition before them, तो कुछ ऐसे a number of adverbs denoting time और place, कुछ ऐसे adverbs होते हैं जो time और place को denote करते हैं, वे अपने साथ प्रेपोजिशंस लेते हैं, उनके साथ प्रेपोजिशंस को यूज किया जाता है, यह ध्यान रखेंगे। तो जैसे एडवर्ब्स डिनोटिंग टाइम, ऐसे एडवर्ब्स जो टाइम को डिनोट करते हैं उनके साथ जैसे बाई नाउ, तो नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसके साथ बाई आ रहा है तो बाई नाउ। फ्रॉम नाउ, बाई टुमारो, ये टुमारो क्या है, एडवर्ब है और बाई प्रेपोजिशन है, यानी कुछ एडवर्ब्स के साथ हम प्रेपोजिशंस भी लगाते हैं तभी हम अपनी बात कह सकते हैं। फ्रॉम टुमारो, तो टुमारो क्या है, एडवर्ब है और उसके साथ प्रेपोजिशन आ रहा है। टिल टुडे, टुडे क्या है, एडवर्ब है और उसके साथ प्रेपोजिशन टिल आ रहा है। अनटिल देन, तो अनटिल प्रेपोजिशन आ रहा है और देन यहाँ पर एडवर्ब है। सिंस देन, तो सिंस प्रेपोजिशन है, देन एडवर्ब है। इसी तरह से सिंस यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ पर एडवर्ब है एंड सिंस यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऐसे भी होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से एडवर्ब्स डिनोटिंग प्लेस, तो होम ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, होम। हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, अब्रॉड एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, अबव एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एंड इनसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और इनके साथ जो पहला शब्द आ रहा है वो सभी प्रेपोजिशंस है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब, कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम और कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऐसे होते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशंस लगा सकते हैं और यूज किए जाते हैं, ये चलन में होते हैं। तो एट होम, फ्रॉम होम, नियर होम। अब एट होम का मतलब हो गया घर पर है, फ्रॉम होम का मतलब हो गया घर से, नियर होम का मतलब हो गया घर के पास,
फ्रॉम हियर का मतलब हो गया यहां से, एंड अगर यहाँ एडवर्ब के साथ नहीं लगाएंगे प्रेपोजिशन तो फिर हम ये फ्रॉम यहां से कह ही नहीं सकते। इसी तरह से ओवर देयर मतलब वहां पर, फ्रॉम अब्रॉड मतलब विदेश से, फ्रॉम अबव यानी ऊपर से, फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर से, फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाहर से। इसी तरह से बाय नाउ का मतलब होता है अभी तक, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अब से, बाय टुमारो का मतलब होता है कल तक, फ्रॉम टुमारो का मतलब होता है कल से, यानी टिल टुडे का मतलब है आज तक, अनटिल देन का मतलब है जब तक की और जब तक के न या तब तक न, सिंस देन मतलब तब तक या तब से, सिंस यस्टरडे मतलब कल से। तो इस तरह से ये इनके नेम से, यानी कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऐसे होते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि एडवर्ब्स के साथ या एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशंस नहीं आते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऐसे हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। Point C, no preposition is used before a noun when it is used as an adverb of place or time. कभी कभी कोई नाउन अगर किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह अगर कोई नाउन यूज किया जाता है तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। जैसे माई हाउस फेसेस, तो माई हाउस फेसेस, अब ये वेस्ट है, वेस्ट वास्तव में तो ये नाउन होता है लेकिन यहां पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यहां पर नहीं आ रहा है। माई हाउस फेसेस वेस्ट हम यहां पर लिख रहे हैं। इसी तरह से प्लीज वेट अ मिनट, तो यहां पर वेट अ मिनट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है। दे आर गोइंग होम, यहाँ होम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है। वी एट मैंगोज यस्टरडे, तो यहाँ यस्टरडे भी एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है। तो इस तरह से इनके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। जब कोई नाउन किसी एडवर्ब की तरह, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह प्रयोग किया जाता है या हो रहा होता है, तब उसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। एंड नो प्रेपोजिशन, पॉइंट डी, नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। किसी वर्ब और उसके किसी ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, एक ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कट एन एप्पल, तो एप्पल इसमें ऑब्जेक्ट है, कट ट्रांजिटिव वर्ब है। रीड अ बुक, इसमें रीड ट्रांजिटिव वर्ब है एंड बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से राइट एन एसे, राइट यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है एंड एन एसे यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो जब इस तरह से कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उसके ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखा जाता है। जैसे ही ओबेज हिज टीचर्स, तो ओबेज यहां पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ऐसी कोई भी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांसिट का मतलब होता है पासिंग ओवर, तो ट्रांजिटिव मतलब ऐसी कोई वर्ब जिसका परिणाम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर, यानी किसी ऑब्जेक्ट की ओर पास हो रहा है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ही ओबेज हिज टीचर्स, यानी ओबेज यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और टीचर्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं, नॉट ओबेज टू ऐसे नहीं कहेंगे, ओबेज टू हिज टीचर्स इस तरह से नहीं कहेंगे। शी रिजेंबल्स हर मदर, तो यहाँ पर रिजेंबल्स तो ट्रांजिटिव वर्ब है और मदर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, तो लेकिन रिजेंबल्स टू नहीं कहेंगे, टू हर मदर या और कुछ नहीं कहेंगे, शी रिजेंबल्स हर मदर ही कहेंगे। इसी तरह से आई हैव साइंड ऑल लेटर्स, यहाँ साइंड ट्रांजिटिव वर्ब है, लेटर्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो साइंड और लेटर्स के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं और सिर्फ साइंड ऑन या साइंड टू नहीं लिखते बल्कि साइंड ऑल लेटर्स ही लिखते हैं। ही इन्वेस्टिगेटेड द केस, तो यहाँ इन्वेस्टिगेटेड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है एंड द केस यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन हम नहीं लगाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतना ही हमने
निर्धारित किया था, तो इतना हो गया। और इसके बाद में अब आपका दूसरा आपका पॉइंट दूसरा वीडियो में अब इससे आगे का मैटर लिया जाएगा। तो आज के लिए यहीं पर थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।